हो आप सभी लोग। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले तो आप लोग कहोगे कि सर काफ़ी दिनों बाद आपकी वीडियो आ रही है, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है सॉरी, क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था घर शिफ्ट कर रहे थे और साथ ही साथ मतलब देख रहे हो ना, बोर्ड वगैरह भी ऐसा ही हुआ पड़ा है, लाइट वाइट का भी कोई खास सेटअप है नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें थी चल रही थी लाइफ में इधर उधर, तो थोड़ा सा सेटअप में चीज़ें मतलब समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। तो अब फिर से रेगुलर हो जाएंगी वीडियो, होप सो, कोशिश तो यही रहेगी। हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने एक लेक्चर करा था, जिसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैं बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उपभोक्ता क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उत्पादक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि उत्पादन क्या होता है। एक चीज़ तो मैंने ये बता दी थी। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो थी कि भाई क्या कहते हैं आपका अर्थशास्त्र क्या होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ ली थी। एक हमने ये भी पढ़ ली थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमने एक ये भी पढ़ लिया था कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। साथ ही साथ एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। देखो, एग्जाम मैटर नहीं करता कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी पढ़ रहे हो, यूपीएससी पढ़ रहे हो, यूपी पीसीएस पढ़ रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हो, कुछ चीजें होती हैं जो आपका बेस बना करके रखती हैं। ठीक है, और ये वही चीजें हैं कि जिनके बिना आप अपने फाउंडेशन की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। मतलब सॉरी, आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने एडवांस लेवल की क्या नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, अगर आपका फाउंडेशन ही क्या नहीं है, ठीक नहीं है। बिल्कुल वही वाली बात है कि भाई तुमने छत तो बड़ी शानदार बनाने की कल्पना कर ली है, पर तुम्हारी नींव क्या है, कमजोर है, और ये आपकी नींव है। भाई साहब, अगर नींव आपकी कमजोर है ना, तो मामला बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो, बिल्डिंग बन भी गई ना अगर, तो वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। अगर आपको इन टर्मोलॉजीज से कोई डाउट है तो आप पीछे वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर वहां भी क्लियर नहीं है तो भाई साहब आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बैठे किस लिए, पढ़ाने के लिए बैठे, हम आपको पढ़ाएंगे ही। अच्छा, तो अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, हम आगे आज कुछ और बातें करना चाहते हैं। देखो, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी कम से कम इसमें कम से कम 8 से 10 क्लास लेंगे, जिसमें हम सारी बेसिक टर्मोलॉजीज डिस्कस कर लेंगे। इकोनॉमिक्स की एक भी टर्मोलॉजी मतलब आप न्यूज़पेपर उठाओगे आपको लगेगा वाह भाई वाह, मेरे को तो न्यूज़पेपर समझ में आने लगा। ठीक है, देखो, एक टर्म होता है जिसका नाम होता है क्या भाई, आय। ठीक है, आय यानी कि इनकम। क्या होती है भाई, देखो, इनकम का मतलब होता है इनकम, रेवेन्यू, कई बार इस चीज को टर्नओवर इस तरीके के वर्ड से भी जोड़ा जाता है। बट इनकम का मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको इनकम क्या कुछ करने के बदले में मिल रही होगी, कुछ काम करने के बदले में मिल रही होगी, ठीक है। और दूसरा आपको बिना कुछ करे, बोले सर ऐसी कौन सी इनकम होती है, यही बता दो। ठीक है, ऐसी कौन सी इनकम होती है सर, बस यही बता दो, यही टूट करके कर लेंगे। कुछ अगर ना करने पे कोई पैसा मिल रहा हो तो सर आप हमें जरूर बताओ। तो देखो, आपको या तो कुछ काम करने के बदले में मिल रही होगी, या फिर आपको बिना कुछ काम करेगी। अब यहाँ पे भी काम का थोड़ा सा मतलब समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे काम का मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे काम का मतलब है साधन। क्या मतलब है, साधन, यानी कि आपने कोई ना कोई साधन का उपयोग करा है जिसके बदले में आपको क्या दी जा रही है, कुछ पैसे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास जमीन थी और जमीन मैंने किसको दे दी, किसान को क्या दे दी, किराए पे दे दी। तो किसान मेरे को क्या दे रहा है, मेरी जमीन के बदले में किराया दे रहा है। तो ये मेरी कैसी आय कहलाएगी, ये मेरी कुछ काम के बदले में। वो जरूरी नहीं है वो काम मैं खुद कर रहा हूं, मेरे साधन भी उस काम को क्या कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो, आय के 2 टाइप है, पहला कि जो आपको कुछ करने के बदले में मिलती है, दूसरा जो बिना कुछ करे मिलती है। अब देख लो जरा कौन कौन सी होती है। इनका जो इको में वर्ड यूज होता है, जो अर्थशास्त्र में जो शब्द यूज होता है, एक होती है आपकी साधनाएं, क्या, साधनाएं, और दूसरी होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप।
हस्तांतरण आय। कौन सी आय? हस्तांतरण आय। देखो तो साधन आय का मतलब क्या होता है? साधन आय का मतलब है कि जब आप उत्पादन के साधन के बदले में, उत्पादन के साधन के बदले में, मान लो भाई क्या हुआ कि आपको पता है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें 4 तरीके के साधनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। 4 तरीके के साधन चाहिए होते हैं, 5वां कोई साधन बना नहीं आज तक। कौन कौन सा? भाई आपको चाहिए होगी लैंड यानी भूमि। अच्छा जी, दूसरा आपको क्या चाहिए होगा? दूसरा आपको चाहिए होगी ऑनर। भाई ये जो एक मालिक होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूंजीपति बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा कौन होगा आपका? भाई तीसरी हो गया आपकी लेबर, यानी क्या? आपके श्रमिक। और चौथी जो चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? देखो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि आपकी पूंजी। जब तक आपके पास ये चारों चीजें नहीं है, आप किसी चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते, कोई चीज बना ही नहीं सकते, है ना। जितने भी लोग जिनके पास पैसे नहीं और बड़ी बड़ी बातें हैं, तेरा भाई प्लेन खरीद देगा, तेरा भाई है, तेरा भाई 4 सीटर गाड़ी खरीद देगा, तेरा भाई मतलब तेरा भाई कुछ भी कर देगा। भाई से बोलो भाई चाय के पैसे दे दे, भाई वो मैं कल दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल है आपकी, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे के बदले में आप क्या लोगे? ब्याज लोगे भाई। सिंपल सीधा सौदा है कि अगर आपने पैसे किसी को दिए हैं तो उससे बदले में क्या लोगे? ब्याज लोगे। बोला हाँ सर। और अगर आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो तो बदले में क्या लोगे? बदले में क्या लोगे भाई? आप उससे क्या लोगे? वेजेस लोगे, या फिर आप उससे सैलरी लोगे। अगर आप पर घंटे के पैसे लेते हो तो इसका मतलब है भैया वेजेस है, मजदूरी है। और अगर आप महीने के हिसाब से पैसे लेते हो तो भाई वो है सैलरी। क्या कहलाती है? उसे हम क्या कहते हैं? वेतन, जो पर महीने के हिसाब से मिलता है। पूंजीपति जो है, जो ऑनर है, जिसने पैसा लगाया है अपनी जेब से, जो मालिक है, वो क्यों काम कर रहा है? तो उसके काम करने के पीछे का जो पर्पस है भैया, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लाभ। ठीक है। उसकी जिंदगी का क्या उद्देश्य है? पैसा। भैया लाभ कमाना उसका जो सबसे बड़ा एम है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके? पैसा कमा सके। और अगर हम भूमि की बात करें भैया, किसी की भूमि लोगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, लगान। समझ रहे हो बात को? 3 गुना। क्लियर है बात? यहां पर जब तक आप ये सारी चीजों की अरेंजमेंट करोगे तो उन अरेंजमेंट के बदले में आपको कुछ क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ेगा। मैं पैसे दूंगा, अगर मुझे एक बस बनानी है तो मुझे कुछ पैसे भी चाहिए, मुझे कुछ लेबर भी चाहिए, मेरे को, मैं ऑनर हूं, और साथ ही साथ मुझे कहीं से कोई भूमि भी चाहिए। ये सारी चीजें मैं इकट्ठी करूंगा तो मैं कर रहा हूं पे। पर जिसको ये मिल रही है भैया, उसके लिए तो बल्ले बल्ले है ना, उसकी तो क्या है? ये इनकम है। जिसको ये मिल रहा है उसके लिए तो इनकम है ना, वो तो खुशी के मामले भावड़ा पा रहा है। भावड़ा बोलना, भांगड़ा पा रहा है। तो ध्यान से समझो, जो उत्पादन के साधन के बदले में प्राप्त आय को क्या बोलते हैं भाई? साधन आय कहते हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं फैक्टर इनकम, यानी दोज इनकम हु यू गेट आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूटिलाइजेशन के बाद मिलता है। जैसे जैसे आपके फैक्टरों को यूज करेगा कोई, उसके बदले में आपको क्या दे देगा? पैसा दे देगा। भाई आपको कोई एम्प्लॉई, आप कहीं मान लो कहीं जॉब करते हो तो आपको काम क्यों, पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि आप उसका कुछ काम कर रहे हो। वो खुद माली नहीं काम कर सकता, इसलिए उसने माली हायर करा, आप उसका कुछ काम कर रहे हो। जब भी आप किसी के लिए अपने साधनों का यूज करते हो, या तो साधन आप खुद हो सकते हो, या आपका शरीर हो सकता है, या फिर आपकी पूंजी हो सकती है, और उसका जैसे ही आप यूज करते हो और उसके बदले में जो आपको प्राप्त होती है वो भैया आपकी कैसी आय कहलाती है? साधन आय कहलाती है। अब आ जाती है हस्तांतरण आय, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। ठीक है। अब ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो बिना साधन के प्राप्त हो। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसी कौन सी इनकम होती है? भाई जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, गिफ्ट हो गया, ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप हो गई,
ये सारी की सारी चीजें क्या, विडो पेंशन हो गई, विधवा पेंशन, विडो पेंशन, विडो पेंशन। हाँ, आप मुझे बताओ क्या इसके लिए कुछ करना पड़ता है? आपका मतलब कोई सा आप में से ऐसा है कि जिसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य बूढ़ा होना है और कसम खा के बैठा है पापा मैं बड़ा होकर बूढ़ा होऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ओल्ड एज पेंशन मिल जाए। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तब भी बूढ़े होगे, काम करोगे तब भी बूढ़े होगे। विडो पेंशन, एक औरत गई बोली जी मैं, मेरा पति जी नहीं है तो मुझे पैसा दे दो। बोला अच्छा कैसी इनकम कहलाएगी? उस औरत ने बोला साधारण इनकम है। भाई साहब जो पेंशन देने वाला था डर गया, बोला कैसे दीदी? बोला वो मैंने अपने पति को मारा था ना, तो हमारे सुमित सर ने बताया कि जब भी आप लेबर करते हो तो जो बदले में पैसा मिलता है उसे वेजेस या सैलरी बोलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाई उसे जेल डाल देंगे ना, क्योंकि खून करने पे पैसा थोड़ी ना मिलता है आपको, ये इलीगल है। तो लीगल होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो विडो पेंशन का मतलब क्या है कि भाई विधवाओं को जो पेंशन मिल रही है, अब उस पेंशन के लिए आपको अपने पति को, समझ रहे हो बात को, ये अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर बात? हाँ, मैं मानता हूँ कुछ दुखी लोग होते हैं जीवन में, पर ऐसा मत करो भाई, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में मत पड़ो। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम क्लियर हो गई और हस्तांतरण साधन आय क्लियर हो गई कि जो भी आय आपको बिना कुछ मिल रही है, गिफ्ट। ठीक है ना, अक्षय कुमार की एक पिक्चर है शायद जिसमें वो खिलाड़ी कुछ करके है, जिसमें वो बोलता है कि भाई सब लोग 1000 रुपए लेके आना। ठीक है, अब वो जो गिफ्ट है वो नहीं कहलाएगा, वो किस में नहीं कहलाएगा, वो आपका हस्तांतरण आय में नहीं कहलाएगा। पर आप अपने दोस्त को घर पे खाने के लिए बुला रहे हो और बदले में आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको खाना खिलाने का पर्पस उससे गिफ्ट लेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तू गिफ्ट लेके नहीं आएगा तो मैं तुझे खाना ही नहीं दूंगा, ये अगर पर्पस है तो फिर वो क्या कहलाएगा, फिर वो इनकम फैक्टर इनकम कहलाएगी और फिर वो आपकी पार्टी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, आपने रेस्टोरेंट खोल लिया है। क्लियर बात यहां पर? अच्छा ध्यान से समझ लेना इस बात को कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम नेशनल इनकम की क्या करते हैं, गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं बच्चों, तो भाई हम राष्ट्रीय आय में केवल और केवल किसको जोड़ते हैं, केवल और केवल किसको जोड़ते हैं, साधन आय को जोड़ते हैं, बाद बाकी आय को नहीं जोड़ते। इतनी सी बात अभी याद रख लेना अपने दिमाग में। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में और डिस्कशन करेंगे। तो आय के बारे में बात क्लियर हो गई कि भाई दो तरीके की आय होती है। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। आपको उत्पादन के साधन क्लियर हो गए हैं कि भाई लैंड, लेबर, ऑनर, कैपिटल, 4 साधन होते हैं। इन चारों साधनों को जब यूज करते हैं तो अभी हम किसी चीज का क्या कर पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे एक टर्म होती है जिसका नाम है, बड़ा ही प्यारा सा टर्म है, मूल्यह्रास, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसे डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। मूल्यह्रास या क्या बोलते हैं इसे, डेप्रीशिएशन। ये वर्ड आपको मिलेंगे जो अकाउंटिंग के बच्चे होंगे, जिनको कभी कॉमर्स पढ़ा हो जिन्होंने, उनके लिए तो बड़ा फैमिलियर सा वर्ड है, बट जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए भैया ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। मूल्यह्रास क्या होता है, तो ध्यान से समझो। जब भी क्या होता है भाई, फिक्स असेट्स, या फिर मैं इसको ये कहूं तो ये कहना सही होगा कि जब भी क्या, इंग्लिश हिंदी क्या होती है, अचल संपत्ति। हाँ, अचल संपत्ति। जब भी क्या, अचल संपत्ति में क्या आती है, मूल्य में कमी आती है। क्या आ जाती है, मूल्य में कमी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि जब भी क्या हो रहा है, आपकी संपत्ति की मूल्य में कमी आए, उसकी वैल्यू क्या होने लगे, गिरने लगे, तब भैया हम उसको क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अब दो बातें, पहली बात तो सर ये कि मूल्य में कमी क्यों आती है, मतलब किसी भी चीज के पीछे कोई तो कारण होगा ना, वो मुझे छोड़ के चली गई, क्यों, मन कर रहा होगा उसका। तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो, और खास करके लड़की लड़कों को बता देता हूं मैं, लड़की प्लस लड़कों दोनों के लिए, कोई भी तुम्हें अगर छोड़ छाड़ के जा रहा है, ऐसे तो जाते रहते हैं लोग, फिर भी कोई जा रहा है, तो एक बात जिंदगी में याद रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस।
क्या? जाने दो। जो जा रहा है वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, और जो रुक गया उससे अच्छा कोई है ही नहीं। क्लियर है बात? वो अलग मुद्दा है कि तुम कैसे हो वो भी देख लो। चलो, क्यों मूल्य में कमी क्यों आती है भैया? क्यों जा रहा है ये भी देखो। हो सकता है कि क्या हो जाए, फैशन बदल गया हो। देखते हो कई बार जो आप जैसे जो मेरे पिताजी कपड़े पहनते थे उन कपड़ों का स्टाइल बिल्कुल अलग था, मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा जो बच्चा आएगा उसके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होगा। मैं तो देखता हूँ ऐसे लोग ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं कि ना ही पहने हो कपड़े तो ही अच्छे लगेंगे। फैशन बदल गया। दूसरी चीज, अब आपसे कोई बोले कि भाई आप क्या कर लो, आप क्या कर लो, आईफोन 4 ले लो, आप लोगे? मतलब कोई 10,000 में दे रहा है, आप लोगे? नहीं लोगे। कहोगे सर वो तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत तेजी से, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी बदल रही है तो जो आपका पुरानी टेक्नोलॉजी होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तीसरी चीज, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर क्या होता है इसका मतलब? भाई टूट फूट होना, धीरे धीरे चीजें क्या होने लगती है, अपने आप ही टूटने फूटने लगती है। इन सभी कारणों से, या फिर हो सकता है भाई टाइम एक अपने आप में ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टूटा फूटा भी ना हो, फैशन भी ना बदला, बस घर में लाके रख दी हो तो 10 साल बाद 5 साल बाद उसकी कीमत अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, टाइम फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज है। फैशन आउट ऑफ द फैशन हो जाती है चीज। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों, ये बात ध्यान रखना कि यही वो कारण है जिसकी वजह से किसी वस्तु या किसी असेट्स की मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण भैया उसका क्या हो जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है, यानी मूल्य नीचे गिर जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, आप बोलोगे सर मूल्य ह्रास गिरने से पहले उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं? तो अगर मूल्य ह्रास गिरने से पहले वैल्यू देखोगे तो उसका नाम बोला जाता है भैया ग्रॉस वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू, यानी कि सकल मूल्य। यानी कि अगर किसी चीज की डेप्रिसिएशन से पीछे की वैल्यू देखोगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू, और डेप्रिसिएशन के बाद देखोगे तो हम उसको बोलेंगे नेट वैल्यू। ध्यान समझ लेना, यानी शुद्ध मूल्य। अब यहां पर ध्यान से समझो, मान लो कि मैंने एक कैमरा परचेज करा जिसकी कीमत कितनी थी, 70,000 रुपए। कितनी कीमत थी? मान लो 70,000 रुपए का मैंने एक कैमरा परचेज करा, और उस पर मूल्य ह्रास आ गया कितने का, 15,000 रुपए का। अब कैमरा कितने का बचा है, तो कैमरे की वैल्यू निकालोगे तो कितना बचा है, 55 का, ठीक है? ये 55 जो है ये इसकी नेट वैल्यू है, और जो 70,000 रुपए है ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है, और इसका मूल्य कितना कम हुआ, 15,000 रुपए। ये कहलाएगा मूल्य ह्रास। बात क्लियर है? तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मूल्य ह्रास का मतलब ये है जो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। या ये भी कह सकते हो जब ग्रॉस वैल्यू के अंदर से डेप्रिसिएशन को घटा दोगे तो जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका नेट वैल्यू कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक? या नेट वैल्यू के अंदर प्लस कर दो, और ये आपके एसएससी सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये शायद यूपीएसआई के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? और कॉन्सेप्ट 12th क्लास का है। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट इसमें किसी को? बताओ प्लीज, कॉपी करो फिर। देखो आगे एक और टर्म पढ़ते हैं। अब जो टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है भाई वस्तु से रिलेटेड। वैसे तो वस्तु के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? बट अगर हम वस्तु के टाइपों में बहुत मोटा माटी समझने की कोशिश करें, वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। अगर हम वस्तु को बहुत क्लियर समझे, पहले तो वस्तु का मतलब समझ लो क्या होती है वस्तु। हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो, हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है? और जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, उसको हम वस्तु कहते हैं, ठीक है? हालांकि वस्तुओं का एक और भी टाइप होता है जिसको हम लिविंग स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है? या लाइव स्टॉक कहते हैं। ये वो काउंट होता है जो आपके क्या होते हैं, आपकी मतलब गाय भैंस वगैरह हो जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है? बट हालांकि हम उसको भी इस कैटेगरी से क्या कर रख रहे हैं, बाहर रखते हैं। अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम गुड्स की बात करें, यानी वस्तुओं की बात करें, तो ध्यान से समझो, वस्तुओं का क्या मतलब है? वस्तु वो जिसे हम देख सकते हैं,
जैसे मेरे पास जो चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी हुई है, ये सारी मेरे लिए क्या है, वस्तु है। यहां तक तो बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब वस्तु दो तरीके की होती है, अभी ध्यान से समझना इस डायग्राम को, बड़ा प्यारा सा डायग्राम है। पहली टाइप क्या होती है, सबसे पहले होता है एक मध्यवर्ती वस्तु। क्या, मध्यवर्ती वस्तुएं। इसके नाम से ही देखो कितना प्यारा लग रहा है, मध्यवर्ती। ओह, यानी क्या, जिसको क्या कर जा सकता है, जिसको उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, एक काम तो ये करते हैं इसके साथ, और दूसरा जिसके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक काम क्या करा जा सकता है, एक तो ये उत्पादन की प्रक्रिया में आगे काम करेगा, यानी इसको आगे और क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा। जैसे मान लो आपने गन्ना परचेस करा और गन्ने से चीनी बना दिया, तो गन्ना क्या है, आपकी मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि गन्ने का यूज करके गन्ने को उत्पादन में आगे बढ़ा के क्या बना दिया, चीनी बना दिया। अब भाई किसी से 1 किलो गन्ने के 40 रुपए ले पाओगे, नहीं, तो पर 1 किलो चीनी के क्या ले पा रहे हो, 40 रुपए ले पा रहे हो। यानी उसी गन्ने की मूल्य में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी, उसकी वैल्यू क्या कर दी है, बढ़ा दी है। वो कहते नहीं है, तुमने मुझे छू करके अनमोल कर दिया। सुना है ना तुमने बात, कि तुमने मुझे छू करके अनमोल कर दिया, मैं क्या था, पत्थर था। ये वही है, मूल्य में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। जैसे भाई, जैसे मान लो कि आपने क्या है, आपने मान लो कहीं से चमड़ा परचेस करा और उसका क्या बना दिया, शूज बना दिए। ठीक है, आपने चमड़ा परचेस करा और नाइकी वालों ने उसका क्या बना दिया, शूज बना दिए, तो भाई वैल्यू बढ़ गई। तो जो चमड़ा है वो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। चाय पत्ती परचेस करी और चाय बना दी, तो मध्यवर्ती वस्तु क्या कहलाएगी, चाय पत्ती। दूध परचेस करा और क्या बना दिया, मिल्क शेक बना दिया, तो दूध क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु। यानी जिसका आगे किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके, और जिसको खरीदने के पीछे, तीसरी बात, जिसको खरीदने के पीछे जो पर्पस है वो क्या है, पुनः बिक्री, कि दोबारा क्या करना है, इसको बेचना है, इसको रखने का काम ही नहीं है। इसका जन्म ही क्या हुआ है, बेचने के लिए, कि भैया तुम तो पैदा ही किस लिए हुए हो, बेचने के लिए। क्लियर है बात यहां पर। जैसे बाटा वाले क्या करते हैं, लेदर परचेस करते हैं, और लेदर परचेस करके क्या करते हैं भैया, वो जूते बनाते हैं। तो जो बाटा ने लेदर परचेस करा है, उसको खरीदने का पर्पस क्या है उनका, कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या बना पाए, जूते बना पाए, और जूते बना के उसको क्या कर पाए, बेच पाए। क्लियर है यहां पर बात। दूसरा आ जाता है बच्चों, अंतिम वस्तुएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। ध्यान समझना, जो मध्यवर्ती वस्तु के प्रोसेस से आगे बढ़ जाए और जिसको उत्पादन की श्रृंखला में क्या कर दिया जाए, उत्पादन की प्रक्रिया से क्या कर दिया जाए बच्चों, बाहर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, जिसमें मूल्य वृद्धि ना हो सके, वृद्धि ना हो सके, और जिसे पुनः ना बेचा जा सके। ऐसी वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे मैंने मान लो कि पानी की बोतल है, अब मैंने क्या करा कि मैंने प्लास्टिक परचेज करा, रॉ प्लास्टिक परचेज करा और उससे बोतल बना दी। भाई बोतल मेरे पास है, तो मेरे लिए बोतल क्या है, अंतिम वस्तु। आगे मैं इसे किसी को भी बेचूंगा, अनलेस अनटिल मैं किसी का बेवकूफ ना बनाऊं, आगे मैं इसे किसी को भी बेचूंगा, वो मूल्य इससे क्या देगा, कमी देगा, ज्यादा नहीं देगा। मैं जब खरीद के लेके आया था तो इसे अपने लिए खरीद के लेके आया था, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं इसको क्या करूंगा, दुकान पे ले जाकर के बेचूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसमें क्या कर दूंगा, कोई अलग से ऐसा काम कर दूंगा जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अंतिम वस्तु क्लियर है, मध्यवर्ती वस्तु क्लियर है। यानी जो बाटा ने लेदर परचेज करा वो मध्यवर्ती वस्तु है, पर जिससे उसने जूता बनाया तो जूता क्या है, अंतिम वस्तु है। यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट और समझो, अंतिम वस्तु दो और टाइप की होती हैं, ये दिख रहा है यहां तक। अंतिम वस्तु दो और टाइप की होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तु और एक दूसरी होती है पूंजीगत वस्तु।
बहुत ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु जो आपकी इच्छा और आवश्यकता को पूरा करती हो। किसको पूरा करती हो? इच्छा और आवश्यकता को। मान लो कि आपने एक बाइक परचेज करी, किस लिए? अपनी मिसेस को बिठाने के लिए, अपने पापा मम्मी को घुमाने के लिए। तो वो जो बाइक है उसे क्या कहोगे? उपभोक्ता वस्तु कहोगे, क्योंकि तुम उसका खुद परचेज कर रहे हो, खुद के लिए यूज कर रहे हो। और उसको क्या बोलेंगे? अंतिम वस्तु के अंदर कैसी वस्तु है वो? उपभोक्ता वस्तु। पर भैया वहीं पर क्या कर दिया जाए? वहीं पर तुमने उस बाइक को स्विगी में लगा दिया, ठीक है, घर घर घूम के क्या डिलीवर कर रहे हो? खाना डिलीवर कर रहे हो। तो वो स्विगी क्या करेगा भैया? उसकी मूल्य में वृद्धि कर देगा, यानी आपको क्या देगा? वो धन कमा करके देगा। क्या देगा? धन कमा करके देगा, धन की प्राप्ति होगी, पैसा पैसा छपेगा उससे। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं भाई, कार परचेस करते हैं, ओला में लगा दी। अब कार परचेस करी तो कार कैसी वस्तु है? अंतिम वस्तु। अगर अपने लिए परचेस करी है तो भैया उपभोक्ता वस्तु है। और अगर क्या करी है भाई, उसको ओला में लगाने के लिए परचेस करी है तो पूंजीगत है, क्योंकि ओला उसको क्या करा? कमा के देगी, पैसे कमा के देगी। अच्छा, कार परचेस करी, उसे मॉडिफाई कर दिया, तो कार मॉडिफाई होने से पहले मध्यवर्ती वस्तु है, मॉडिफाई होने के बाद अंतिम वस्तु है। मॉडिफाइड कार को अगर तुमने क्या करा है? अपने लिए यूज कर रहे हो तो उपभोक्ता वस्तु है, और उससे पैसे कमा रहे हो तो पूंजीगत वस्तु है। इतनी सी बात है, क्लियर हो रही है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। क्लियर है बात? तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े वो कौन से थे? 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो हमने वस्तु पढ़ ली, आय पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में भी हमने सकल वैल्यू भी पढ़ ली और हमने शुद्ध वैल्यू भी पढ़ ली। यहां के बाद नेक्स्ट क्लास में हम और बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। छोटी छोटी बातें, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। कई बार ना कुछ सब्जेक्ट्स के ना बेसिक अच्छे नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स उनमें से एक है जो बच्चों के बेसिक हिले पड़े हैं। अब बेसिक है नहीं, पहाड़ सबको चढ़ना है, रस्सी किसी के पास है नहीं, तो भैया पहले रस्सी का जुगाड़ कर लो। इन 10 क्लास में हम रस्सी का जुगाड़ करवा देंगे, बाद बाकी फिर तुम कोई सा पहाड़ चढ़ लो। क्लियर है बात यहाँ पर? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। देखो वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ कहीं बल्ब दिख रहा होगा क्योंकि सामने CFL लगी हुई है, पर ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मैंने सोचा कि वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए, वैसे भी मेरे चैनल पे इतनी वीडियो आती हैं कि महीने में एक आती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश कर रही है कि भाई ये जो 550 सब्सक्राइबर हैं, शायद 49 सब्सक्राइबर हैं, ये इस महीने के एंड तक 1000 हो जाएं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी। उससे ज़्यादा कोशिश तुम लोग करना कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं भी काम कर लूँ। क्लियर बात? और देखते रहो, फिर बाद बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे। और पॉलिटी की भी क्लासेस आएंगी, सबकी क्लासेस धीरे धीरे अरेंज करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। जो जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब तक रखो आप लोग अपना ध्यान बच्चों, टेक केयर। और हाँ, वैक्सीन अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो जाके वैक्सीन लगाओ, तभी कोविड की 3rd वेव से हम बच पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है भैया। तो वैक्सीनेट हो जाओ, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।